So in yesterday's class, we ended with a small discussion on phasors. पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो किसी भी तरह का ऑपरेशन है on sinusoidal quantities is very difficult. It is a lengthy process, right? So operation on sinusoidal quantities, यानी कि sinusoidal voltages and currents, is actually a cumbersome process, lengthy, sometimes very prone to mistakes. Right? For example, if I have to add two sinusoidal currents given by 20 sine 100 pi t, let us say, and अगर हमारे पास एक दूसरा करंट है I2 which is equal to 10 sine 100 pi t minus 30 degrees, करंट है इसलिए it is in amperes. तो अगर हमें इन तीनों दो करंट्स को अगर हमें ऐड करना है, sum of I1 and I2, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट करंट है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो यहाँ पर ओमेगा इज नोन, दैट इज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, लेकिन हमें फाई और आई एम कैलकुलेट करना है. सो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. तो कल की क्लास में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है लाइक दिस, इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट जो है वो फ्री टू रोटेट है. उस पॉइंट को मैंने एक एरो से शो किया है, एरो हेड से शो किया है. ये लाइन सेगमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ओमेगा. ठीक है. सो अगर इसके हम एक्स एक्सिस में अगर हम एंगल्स लें और वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन की वैल्यूज लें, लेट अस से टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये यहाँ से स्टार्ट होना, यहाँ से घूमना स्टार्ट हो रही है ये लाइन सेगमेंट, तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो यहाँ पर बनेगा. ये दिस इज एंगल थीटा, रेफरेंस है, 0 है हमारे लिए ये. और जब हम प्रोजेक्शंस बनाते जाएंगे तो इस तरह की एक वेव फॉर्म हमें मिलेगी, राइट? सो दिस वेव फॉर्म, मैं इसको एक जनरल फंक्शन की तरह लिख रहा हूं. दिस इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना? ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो हम साइनसॉइडल फंक्शन के लिए लेते हैं. और हमने डिस्कस किया था कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं. सबसे पहले तो इसका शेप है साइनसॉइडल, वो हमें दिख रहा है यहाँ पर. फिर उसकी पीक वैल्यू है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है विच बेसिकली इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम पीरियड एंड और फ्रीक्वेंसी, और ये फेज एंगल है. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर दिखने चाहिए जिसको हम कह रहे हैं फेजर. तो ये जो एफ एम है वो बेसिकली इस रोटेटिंग लाइन सेगमेंट की लेंथ है ना, क्योंकि जब ये रोटेट होता हुआ, मैं यहाँ पर फिर से बना रहा हूं, जब ये रोटेट होता हुआ 90 डिग्रीज पर आएगा, इस एंगल पर आएगा, तब आप देखोगे कि वो जो प्रोजेक्शन की वैल्यू है वो उसकी पीक वैल्यू के बराबर होगी, राइट? लेट अस से इट स्टार्टेड रोटेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये 0 से बिल्कुल रोटेट होना स्टार्ट हुआ था, और ये 90 डिग्रीज जब आएगा, यानी कि ये वाला एंगल, तब जो प्रोजेक्शन की वैल्यू है वो देखोगे आपकी वो पीक वैल्यू के बराबर है. तो ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन, राइट? सो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है लेंथ से. इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका शेप, यानी साइनसॉइडल. वो हमने देखा कि जब प्रोजेक्शन आप बनाओगे और उसको प्लॉट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तब वो शेप हमें मिलेगा. इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो कि वेवफॉर्म के टाइम पीरियड या उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है. तो ये वाला फीचर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. ये जितना तेज रोटेट होगा उस फ्रीक्वेंसी का साइनसॉइडल फंक्शन यहाँ पर बनेगा, राइट? और इसका लास्ट जो फीचर है वो है फेज एंगल. तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको
यहाँ बिल्कुल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट ना करके इसको इस एंगल फाई से रोटेट करना स्टार्ट किया है, तो दिस फेज एंगल इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड हियर। सो इस तरह से ये जो एक रोटेटिंग लाइन सेगमेंट है, दिस इज अ रोटेटिंग लाइन सेगमेंट, ये हर तरह से इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल द फीचर्स ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस स्कीम। ये जो हमने रोटेटिंग लाइन सेगमेंट वाली स्कीम यहाँ पर शो करी है, राइट। सो वी से दैट दिस line segment which rotates at a constant speed represents a sinusoidal function with all of its features. इस पॉइंट पर कोई डाउट है किसी को? ओके, नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पीक वैल्यू है वो इसकी लेंथ के इक्वल है ना, ऑब्वियसली ऐसा ही हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि जब फेजर को ड्रॉ करते हैं तो इसका पीक वैल्यू ना लेकर इसकी आरएमएस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं भी आऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स जब पढ़ोगे तो उसमें वो उसकी पीक वैल्यू नहीं, उसकी आरएमएस वैल्यू को वो शो कर रहे हैं, राइट। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस फेजर को शो कैसे किया जाए, है ना। हमारे लिए फंक्शन क्या है? हमारे लिए फंक्शन है एफ टी। तो फेजर को हम शो करते हैं कैपिटल एफ बार से। बहुत सारी आप बुक्स में देखोगे वो एफ के ऊपर एक एरो लगाते हैं, या फिर कई सारी बुक्स में वो इसको एक बोल्ड लेटर से शो करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने प्रैक्टिकलिटी के लिए हम इसको एफ बार से शो करेंगे। एरो मैं इसलिए नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि नॉर्मली हम मिस्टेक करेंगे कि हम सोचेंगे कि वो एक वेक्टर है। वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम फेजर, राइट। ना वोल्टेज वेक्टर होता है ना करंट वेक्टर होता है, बोथ ऑफ देम आर नॉट वेक्टर्स, ठीक है। साइनसॉइडल वोल्टेज एंड साइनसॉइडल करंट दे आर फेजर्स, दे आर नॉट वेक्टर्स। ये जो एरो है ये सिर्फ इस चीज को शो कर रहा है कि कौन सा एंड है इस लाइन सेगमेंट का जो रोटेट हो रहा है, और कौन सा एंड है जो फिक्स्ड है। जो टेल है वो फिक्स्ड है, जो एरो हेड है वो फ्री टू रोटेशन वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो करंट्स थे। अब मैंने आपको यहाँ पर, हमें यहाँ पे अभी अभी तक हमारा क्या कंक्लूजन है? अभी तक हमारा ये कंक्लूजन है कि अगर एक फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप चार क्वाड्रेंट्स बनाओ। ये जो एंगल फाइव है उस पर एक लाइन खींचो, दिस इज एंगल फाइव। एफ एम लेंथ की एक लाइन बनाओ, एक पॉइंट फिक्स कर दो, इसको फ्री टू रोटेट कर दो, और इस ओमेगा स्पीड से इसको रोटेट होने दो। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लिखेंगे एफ बार। इसका मतलब दिस इज अ फेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन एफ टी, ठीक है। दिस व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। सो यहां पर देखो, इससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान होंगी। आसान कैसे होंगी? ये जो है I1, इसके लिए हम एक फेजर बनाएंगे कैपिटल I1 बार। ये जो दूसरा करंट है I2, इसके लिए हम फेजर बनाएंगे कैपिटल I2 बार, और उनको ऐड करके ये जो फेजर हमें मिलेगा दैट विल बी I बार, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने चार क्वाड्रेंट्स लिए। सबसे पहले मैंने इंश्योर किया कि दोनों की स्पीड सेम है रोटेशन की। कैसे मालूम चला? साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ टी है, वो है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। दूसरे वाले करंट का भी क्या है? 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी दोनों सेम स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, तभी हम उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे शो कर पाएंगे। सो दिस स्पीड इज ओमेगा। नाउ इस पहले वाले करंट का फेज एंगल है 0 डिग्रीज, तो मैंने 0 डिग्रीज पर, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं इसको ड्रॉ करूंगा 20 यूनिट्स का। सो मैंने एक रफली एक आइडिया से अपने बना दिया कि ये 20 यूनिट्स का है एक लाइन सेगमेंट। इसका ये हेड है विच इज फ्री टू रोटेट, एंड दिस इज अ फेजर I1 बार, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 20 यूनिट्स है, 20 एम्पियर्स। ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले करंट को भी शो करेंगे। सबसे पहले उसका एंगल देखेंगे, एंगल कितना है? -30 डिग्री, है ना। ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव,
तो फाई की जगह है सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री, -30 डिग्री। तो मैंने क्या किया, -30 डिग्रीज पर एक सपोर्ट लाइन खींची यहाँ पर, राइट, और इस पे मैंने इसकी हाफ लेंथ, क्योंकि 10 एम्पियर्स है, हाफ लेंथ का मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई, ये उसका एरो हेड है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड दिस फेजर इज नाउ I2 बार। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इनका एक एडिशन जो है वो निकालना है। सो नाउ अगर आप इसको देखो कि यहाँ पर बोथ द लाइन सेगमेंट्स I1 एंड I2 आर रोटेटिंग विथ सेम स्पीड, उनके बीच में रिलेटिव मोशन कितना है, 0 है। यानी मैं अगर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाऊं तो मैं इनको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ I2, और यहाँ से एक लाइन खींची विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ I1, और मैंने इन दोनों को फिर ऐड करने के लिए ये डायगोनल ले लिया। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पर, नाउ दिस इज अ फेजर I विच इज इक्वल टू I1 बार प्लस I2 बार। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ देख लूंगा कितनी है, this length, let us say this length is equal to IM, and I'll see this angle, let us say this angle is phi 1, right? So now I know this IT will be equal to IM sin omega t plus phi, where I know the values of IM and phi. तो इस तरह से अभी क्या दो ही करंट्स, अगर मान लो ऐसे 10 अलग अलग करंट्स होंगे तो with phasor operation things will become easier as compared to graphical kind of calculations or analytical calculations. दोनों के कंपैरिजन में कैलकुलेशंस इजी होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको और इजी करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े। कौन सी मेहनत ना करनी पड़े, हम चाहते हैं कि हमें ये वाले डायग्राम्स बनाने की मेहनत भी ना करनी पड़े। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट। तो यहां से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं। यहां से हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन फेजर में कन्वर्ट हो जाए, यानी एफ बार, लेकिन मुझे इसके लिए सॉरी, मुझे इसके लिए ये 4 क्वाड्रेंट्स लेकर फेजर बनाने वाली मेहनत ना करनी पड़े, मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कर। ठीक है, तो ये हमारे लिए फेजर था एफ बार, जो ऐसा दिख रहा था, दिस एंगल वाज फाइव। मैं चाहता हूं मुझे इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, सिर्फ मैथमेटिकली मैं इसको एक्सप्रेस कर लूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यू हैव क्वांटिटी जिसको आप लोग कहते थे आयोटा, विच इज रूट ऑफ -1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और वैसे भी इंजीनियरिंग इन जनरल, हम आई को रिजर्व करके रखते हैं करंट के लिए, तो हम आई ना यूज करके जे यूज करते हैं, स्मॉल जे इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, you have a complex number z bar which is equal to x plus jy, right? तो x जो होता है वो उसका रियल पार्ट कहलाता है, y जो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, एंड दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है, ये वाली जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन एक बनाओगे, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस में रियल पार्ट ले लेते हो, वाई एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट ले लेते हो। ठीक है, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस जे वाई, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वैल्यू ले ली एक्स, और ये एक वैल्यू ले ली इमेजिनरी एक्सिस पे वाई। मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिले, तो एक ये पॉइंट मिल गया, मैंने ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बार। सो दिस इज नोन एज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप इसको रिलेट करो यहां से,
हमारे पास भी यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक एंगल है और एक मैग्नीट्यूड है, यानी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प ले सकते हो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन टेक द रियल पार्ट। अब मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन मान ले रहा हूं, यानी एक्स एक्सिस में जो पार्ट है वो रियल पार्ट हो गया, वाई एक्सिस का जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये रियल पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एम कॉस फाइव, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एम साइन फाइव। सो इस फेजर को मैं ऐसे लिख सकता था, एफ एम कॉस फाइव प्लस जे एफ एम साइन फाइव। तब मुझे ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं ऐसे भी लिख देता तो भी समझ में आ जाता कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इज इट क्लियर? इसी को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है आर, एंगल होता है जो जिसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। सो दिस आर मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो एंगल है जिसको हम आर्गुमेंट कहते हैं दैट इज द tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, राइट? सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। तो मैं तो ये मेहनत भी नहीं करना चाहता हूँ कि एफ एम कॉस फाइव प्लस जे एफ एम साइन फाइव लिखूं, मैं तो इसको लिख देता हूँ सिर्फ एफ एम एंगल फाइव। एफ एम एंगल फाइव का मतलब क्या है, एफ एम कॉस फाइव प्लस जे एफ एम साइन फाइव। So you can represent this sinusoidal quantity as a phasor without drawing this actual phasor diagram here. You can represent it with the help of a complex number. ठीक है, तो हम इतने आलसी हैं हम लोग कि हमारे पास जब कोई फंक्शन था एफ टी इज इक्वल टू एफ एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हम इतने आलसी लोग हैं, हमने इसको लिख दिया एफ इज इक्वल टू एफ एम एंगल फाइव, बस। तो उससे सारी कहानी क्लियर हो गई कि ये एक फेजर है। अब देखो इसको सॉल्व करना और आसान हो गया। अब हमें ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, हमें तो बस सीधा लिखना था आई वन बार इज इक्वल टू 20 एंगल 0 डिग्रीज एम्पियर्स, आई टू बार इज इक्वल टू 10 एंगल माइनस 30 डिग्री एम्पियर्स। सो आई यहां से निकल जाता आई वन बार प्लस आई टू बार। आप अगर अपने कैलकुलेटर्स देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर मोड में वो डायरेक्टली इनको ऐड कर लेता और आपको इस फॉर्म में वो आंसर भी दे देता, है ना? उसका मैग्नीट्यूड और उसका आर्गुमेंट दोनों हमें मिल जाते सीधे सीधे। सो ये सिर्फ इस छोटे से स्टेप में सारा काम हो जाता है। सो दैट इज द पावर ऑफ फेजर्स एक्चुअली, कि हम बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसका एक और एस्पेक्ट है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको लगेगा कि इट बिकम्स डैम इजी। जो एसी सर्किट्स है उनपे जो एनालिसिस है वोल्टेजेस और करंट्स को कैलकुलेट करने का वो बहुत आसान हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फेजर्स को यूज करके। ठीक है, तो हम उस पर अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, क्योंकि मैं इस पर एक थोड़ा सा एक चीज ऐड करूंगा और वो चीज आपको कभी कंफ्यूज ना करे, दैट आई हैव टू इंश्योर। तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अरमान, कोई डाउट है आपको? नो सर। गुंजन? सर ये जो आपने I1 की वैल्यू लिखी है इसको रीड कैसे करना है? 20 20 एंगल 0 डिग्रीज। सर तो मतलब कि उसका मतलब है कि 20 है उसकी वैल्यू एट 0 डिग्री। नो, फिर नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं इसको, हिज क्वेश्चन इज कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया इसका मतलब क्या है। हमने लिख दिया आई वन इज इक्वल टू 20 एंगल 0 डिग्रीज एम्पियर्स, राइट? अब हमारे दिमाग में क्या प्रोसेस चलनी चाहिए, देखो। इसका मतलब ये हुआ कि आई वन बार इज इक्वल टू 20 cos of 0 degrees plus j sin of 0 degrees. So this is equal to 20 cos 0 plus j 20 sin 0. अब ये क्या चीज है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप यहां ड्रॉ करो। ड्रॉ कैसे करोगे, ये वाला एंगल देखोगे 0 डिग्रीज है और ये वैल्यू देखोगे 20 है, तो ये ड्रॉ हो गया और इसका नाम है आई वन बार।
अब आपके दिमाग में आगे क्या आना चाहिए, ये तो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बनाया, आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक लाइन सेगमेंट है जो ओमेगा से रोटेट हो रही है, और ये रोटेटिंग लाइन सेगमेंट इस वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां पर ये पीक वैल्यू कितनी है, 20 एम्पियर से, राइट। और ये क्या चीज है, ये I1 है करंट। इज इट क्लियर? ये सारी प्रोसेस इस तरह से होती हुई है। दूसरा करंट आपके लिए जो था ओके सर। I2 बार 10 एंगल -30 डिग्रीज, इसको आप कैसे प्रोसेस करोगे, इसको आप प्रोसेस करोगे कि I2 बार इज इक्वल टू 10 cos ऑफ -30 डिग्रीज प्लस J 10 sin -30 डिग्रीज एम्पियर्स। यानी उसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट। अगर एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शो किया है। एंगल कितना लेना है, -30 डिग्रीज लेना है, और लेंथ कितनी लेनी है, 10 यूनिट्स लेनी है। ये ओमेगा डिग्री, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रहा है, और ऐसी रोटेटिंग लाइन सेगमेंट एक साइन वेव को शो करती है, राइट। सो इस तरह की कोई एक साइन वेव बनेगी, तो फेज एंगल भी हमें दिख गया कि वो इंक्लूड हो गया है, इस तरह की कोई साइन वेव है, राइट। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहां पर एक बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एम्फेसाइज करूंगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये वाली जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू, लेकिन नॉर्मल हम अपने कैलकुलेशंस में जब यूज करते हैं और जब पावर पर आएंगे, जब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली वैल्यू को पीक वैल्यू ना लेकर आरएमएस वैल्यू लिया जाता है। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में जो हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है उसको आपने पीक वैल्यू की तरह नहीं ट्रीट करना है, उसको आपने आरएमएस वैल्यू की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक साइनसॉइडल फंक्शन है एफ टी एफ इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो मुझसे कहा जाए कि अगर इसका फेजर फॉर्म में मैथमेटिकली लिखूं, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, फिर मैं इसका फेजर फॉर्म लिखूंगा, स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ, फेजर है बार इज इक्वल टू, पीक वैल्यू ना लेकर आरएमएस वैल्यू लूंगा। आरएमएस वैल्यू मतलब पीक एफ वैल्यू एम डिवाइडेड बाय बाय रूट रूट 2, टू। और दिस फेज एंगल विल कम हियर। अब आप कहोगे कि एफ एम बाई रूट 2 लोगे तब तो जो एम्पलीट्यूड है वो बदल जाएगा। नहीं, हम प्रोसेसिंग हमेशा इसी ढंग से करेंगे। अगर अगर हमारे पास एक, हमें बताया गया है कि एक वोल्टेज है विच इज इक्वल टू 10 एंगल 60 डिग्रीज वोल्ट्स, और मेरे से कहा जा रहा है कि मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज करूं, तो मैं कैसे प्रोसेसिंग करूंगा, मैं ऐसे प्रोसेसिंग करूंगा कि ये जो 10 है ये क्या है, आरएमएस वैल्यू, यानी इस वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी होगी, आरएमएस वैल्यू इंटू रूट 2 वोल्ट्स। तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो कैपिटल वी की जगह मैं लिखूंगा स्मॉल वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू पीक वैल्यू, यानी कि सॉरी, यानी कि पीक वैल्यू विच इज इक्वल टू 10 √2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 की जगह है प्लस 60 डिग्रीज, सो दिस इज 60 डिग्रीज वोल्ट्स। इज इट क्लियर? ये हमें याद रखना है कन्वर्जन, ठीक है। सो दिस मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है अब यहाँ पर। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यू सी, फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल वेट, है ना, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो जो दिख रही है आपको, वेट फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो वेट है वो है 85 प्लस 20 √−1 kg, क्या इस स्टेटमेंट का कोई सेंस बनता है? नो सर। दिस स्टेटमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस। व्हाई दिस स्टेटमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस? क्योंकि वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट हैज टू बी अ रियल नंबर, जबकि मैं ये जो एक्सप्रेस कर रहा हूं 85 प्लस 20 J, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स हम क्या ही इसे रहे हैं, ये तो एक तरह का सुपर सेट है विच इंक्लूड्स
ऑल द नंबर्स, ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स, रियल हो वो या फिर इमेजिनरी नंबर्स हो, सबका एक सेट है, राइट? ये तो बस एक कॉन्सेप्ट है। हम जब एक्चुअल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो हम वो जे के टर्म्स में हम नहीं दिखा सकते, है ना? लेकिन अगर अगर मैं कहूं कि एक वोल्टेज है किसी डिवाइस के अक्रॉस, एंड दैट वोल्टेज इज इक्वल टू 3 + 4j volts, नाउ इट मेक्स सेंस। ये हमारे लिए सेंस बनता है एज इंजीनियर्स। ये हमारे लिए क्या सेंस बनता है इसका? इसका हमारे लिए ये सेंस बनता है कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ कर लो। इसका रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 4, सो ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, है ना? और इसको आपने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड जो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू को शो कर रहा है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, थोड़ा बढ़ गया ये, राइट? और ये रोटेट हो रहा है कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से। अगर ये कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो आप इसके प्रोजेक्शन का एक ग्राफ बना दो। वो ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा? एक साइन वेव बनेगी, विच इज अ साइनसॉइडल वोल्टेज। सो ऑल्दो ये इस तरह का स्टेटमेंट का कोई फर्क, कोई मतलब सेंस नहीं है कि माय वेट इज 85 + 20 j kgs, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट का सेंस है। वोल्टेज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट हैज टू बी रियल, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? अगर वो है, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इट इज शोइंग अ फेजर लाइक दिस एंड विच रिप्रेजेंट्स अ साइनसॉइडल फंक्शन। सो अल्टीमेटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस साइनसॉइडल वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने इतनी कहानी क्यों करी? हमने इतनी कहानी इसलिए करी है क्योंकि साइनसॉइडल फंक्शंस जब आ जाते हैं किसी सर्किट में, तो फिर वहां कैलकुलेशंस बड़ी कठिन हो जाती है। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप यूज करते हो तो इट बिकम्स ऑल वेरी इजी। सो दिस इज अबाउट द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइनसॉइडल क्वांटिटी। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारा जो यूनिट है वो आप सिर्फ इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यू कैन इजिली डू द होल ऑफ द यूनिट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह के आएंगे, या आप इंजीनियरिंग के या आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अगर ड्राइंग्स देखोगे तो वो इस तरह से शो करेगा। सी दिस इज अ वोल्टेज, वो इस तरह का आपको शो करेगा। आपको क्या इंटरप्रेट करना है? आपको ये इंटरप्रेट करना है कि ये एक साइनसॉइडल वोल्टेज है। ये किस फॉर्म में है? Vm sin ओमेगा t + 5। इसकी पीक वैल्यू कितनी है? 50√2, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये आरएमएस वैल्यू है। दिस इज साइन ऑफ ओमेगा t + 5 इज गिवन टू बी 0 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने इसको इंटरप्रेट करना है। ये करंट हमसे पूछा गया है, ये क्या है? ऑल्दो कैपिटल लेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कांस्टेंट है। कैपिटल लेटर है लेकिन बोल्ड है, यानी कि ये एक फेजर है। फेजर है इसका मतलब क्या है? फेजर का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मतलब क्या है? कि ये साइनसॉइडल क्वांटिटी है। तो बेसिकली दैट आई बार या बोल्ड में जो आई है, दैट इज अ साइनसॉइडल करंट जो Im sin ओमेगा t + 5 के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो, रेसिस्टेंस है, ओम्स में होता है, दैट इज ऑल राइट, लेकिन इंडक्टर जो है ये तो हेनरी में होना चाहिए। हमें किस में दिया गया है? ओम्स में दिया गया है। ना केवल ओम्स में दिया गया, यहाँ एक जे भी आ गया है। ये जे क्या है? √−1। इसी तरह से कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर है तो फैरेड में होना चाहिए था, लेकिन ये भी किस में दिया गया है? ओम्स में दिया गया है। और ना केवल ओम्स में दिया गया है, इसके साथ एक -j भी है मल्टीप्लाई किया हुआ। तो अब हम यहां से आते हैं एक बहुत पावरफुल टेक्निक में, जिसको हम कहते हैं फेजर डोमेन। फेजर हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? फेजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बस। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो साइनसॉइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहां से एक बहुत पावरफुल चीज में आ गए, जिसे हम कहते हैं फेजर डोमेन। ये पावरफुल क्यों है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है,
सो हमारे पास एक एसी सर्किट है जो इस तरह का है, इसमें इंडक्टर, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है। सो दिस वोल्टेज इज गिवन बाय Vt विच इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ मैं जीरो उसको एज्यूम कर रहा हूँ। दिस इज R, दिस इज L, दिस इज C, और यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है IT, और हमसे कहा गया है कि इस करंट को कैलकुलेट करो, ठीक है। अभी तक जो हम सर्किट्स सॉल्व करते आ रहे थे, वो सर्किट्स हमने क्या सॉल्व किया था? हमने सॉल्व किए थे डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स में लाइफ बहुत आसान थी। मान लो डीसी सर्किट होता इस तरह का, R1, R2, R3, let us say this voltage is E and this current is I. डीसी सर्किट में लाइफ बहुत आसान थी क्योंकि आपने यहां देखा कि R1, R2, R3 सीरीज में दिख रहे हैं, तो मैं उनको ऐसे भी लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और I को हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर देते E बाई R, एज सिंपल एज दैट। ना केवल ये चीज आसान थी, यहां पर वोल्टेज कैलकुलेट अलग अलग कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना भी आसान था। अगर आपसे कोई कहता कि R1 का वोल्टेज बताओ, तो आप उसको लिख देते I इंटू R1। अगर कोई कहता R2 का वोल्टेज बताओ, तो आप लिख देते I R2। कोई कहता R3 का वोल्टेज बताओ, तो आप लिख देते I R3। यानी करंट की वैल्यू और ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो साथ में मल्टीप्लाई कर देते। तो डीसी सर्किट का एनालिसिस बड़ा आसान था, लेकिन ये जो एसी सर्किट है इसका एनालिसिस देखो अब कठिन हो गया। इसका क्यों कठिन हो गया है? क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह का ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, है ना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि आर एल सी, क्योंकि मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, ये मुझे तीनों सीरीज में दिख रहे हैं क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि उनका जो सम है वो आर प्लस एल प्लस सी होगा? नो सर। मैं नहीं लिख सकता। मतलब हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, पर एक साइंटिफिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। हम नहीं लिख सकते ये, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ना ये पॉसिबल है कि जैसे यहाँ पर वोल्टेज मैंने देख लिया था I इंटू आर, है ना। इंडक्टर में मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि वोल्टेज जो है I इंटू एल है, या कैपेसिटर में मैं नहीं कह सकता कि जो वोल्टेज है इसका I इंटू सी है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पर जब आप केवीएल इक्वेशन लिखोगे तो वो बड़ी कठिन सी इक्वेशन हो गई है। वो क्या हो गई है? V इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c आई डी टी इंटीग्रेशन। ये बड़ी कठिन सी इक्वेशन बनी है जहां पर डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। इस तरह की इक्वेशन को हम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो नेचुरली इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत टफ है, लेकिन अगर आप इसी सर्किट को फेजर डोमेन में चेंज कर दो, इसी सर्किट को मैं इसके फेजर डोमेन में चेंज कर रहा हूं, आई एम कन्वर्टिंग दिस सर्किट टू इट्स फेजर डोमेन। फेजर डोमेन का मतलब है कि अब वोल्टेजेस और करंट्स फेजर की तरह शो करने हैं हमें। फेजर डोमेन में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वो चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो वोल्टेज था, जो VT था, उसको हमने लिख दिया कैपिटल V बार। कैपिटल V बार क्या चीज है हमें मालूम है। पीक वैल्यू अगर Vm है तो RMS वैल्यू हो गई Vm बाई रूट 2, और उसका एंगल वहां 0 डिग्रीज था, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है V बार। करंट जो था IT, ये हमें निकालना है, इसको मैंने लिख दिया I बार। रेसिस्टेंस जो था उसको वैसे ही रहने दो, R। इंडक्टर जो था, इंडक्टर को रिप्लेस कर दो उसके ऑपोजिशन से, है ना। उसके ऑपोजिशन को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओमेगा इंटू एल। तो मैंने इंडक्टर को रिप्लेस कर दिया उसके रिएक्टेंस से, एक्सएल से। सो एक्सएल हियर इज ओमेगा टाइम्स एल। एक्सएल का यूनिट क्या हो गया? ओम्स। आर का यूनिट क्या था? ओम्स, राइट। इसी तरह से सी को रिप्लेस कर दो उसके रिएक्टेंस से, एक्ससी। कितना होता है वो? 1/ωc। सो सी की जगह मैंने लिख दिया एक्ससी। एक्ससी का यूनिट क्या होगा? ओम्स। ना केवल ये करना है हमें इंडक्टर को जब उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिप्लेस किया था तो उसको जे से भी मल्टीप्लाई कर देना है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है माइनस जे से। बस
जहां वोल्टेज था उसको हमने वोल्टेज फेजर से रिप्लेस किया, जहां करंट था इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसको हमने करंट फेजर से रिप्लेस कर लिया, राइट। फेजर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों। आर जहां था उसको एज इट इज रहने दिया आर, एल जहां था उसको हमने जे एक्सएल से रिप्लेस किया है, और सी जहां था उसको हमने माइनस जे एक्सी से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो सर्किट टाइम डोमेन में था, यानी हर क्वांटिटी में फंक्शन ऑफ टाइम थी वोल्टेज और करंट, उसको हमने फेजर डोमेन में चेंज कर दिया, जहां पर वो क्वांटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दे आर फेजर्स। ऐसा करने से दिस सर्किट बिकम्स एज इजी एज अ डीसी सर्किट। कैसे इजी हो गया, ये आप पढ़ चुके हो ये सब आप, मैं बताता हूं कैसे पढ़ चुके हो। डीसी सर्किट में आपने देखा कि 3 रेसिस्टेंसेस सीरीज में, तो आपने क्या किया था, उनको डायरेक्टली ऐड कर दिया। यहां पर भी मुझे ये 3 एलिमेंट सीरीज में दिख रहे हैं। अब मैं, क्योंकि ये फेजर डोमेन में है, अब मैं उनको ऐड कर सकता हूं। मैं उसको एक बॉक्स से शो कर रहा हूं क्योंकि तीनों अलग अलग चीजें हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस है। लेकिन अब मैं उनको ऐड कर सकता हूं। ऐड करके वो क्या बनेगा, आर प्लस जे एक्सएल प्लस माइनस जे एक्स, राइट। सो दिस वाज द वोल्टेज एंड दिस वाज द करंट। तो मैंने इनको जब ऐड कर दिया तो मुझे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है। उसका रियल पार्ट है आर और उसका इमेजिनरी पार्ट है एक्सएल माइनस एक्ससी। ये क्या चीज है, इसका यूनिट क्या होगा, ओम्स होगा। और ये क्या है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कंबाइंड ऑपोजिशन है। ये मिल के जो तीनों ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं टू द फ्लो ऑफ साइनसॉइडल करंट, इस कंबाइंड ऑपोजिशन को हम कहते हैं इंपीडेंस। दिस कंबाइंड ऑपोजिशन इज कॉल्ड इंपीडेंस। अब आप याद करो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हो, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर रियल पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस प्लस एक्स इमेजिनरी पार्ट माइनस का एक्स। स्क्वायर यानी एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। कुछ याद आया ये फॉर्मूला? यस सर। तो हम सीरीज सर्किट में हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते थे, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्चुअली जब आप फेजर डोमेन में करोगे तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स मेक लॉट ऑफ सेंस। दे मेक दिस होल सर्किट टू बी एनालाइज्ड इन अ वेरी इजी मैनर, राइट। एक तो आपको ये फायदा हो गया, आप उसको डीसी सर्किट की तरह ट्रीट कर लो। जो सीरीज दिख रहा है, जो पैरेलल दिख रहा है, वो एज इट इज आप ऑपरेट करो जैसे आप डीसी सर्किट में करते थे। दूसरा फायदा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। आर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई बार इंटू आर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आई की वैल्यू मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू यानी जे एक्सएल। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया आई की वैल्यू मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू यानी कि माइनस जे एक्सी। ठीक है। सो जब आप सर्किट को फेजर डोमेन में चेंज कर लोगे तो आप उसको एज गुड एज डीसी सर्किट ट्रीट करो और इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लीज आस्क, यू हैव एनी डाउट्स? जब हम इसको यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको दिखेगा। अभी हो सकता है आज थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि इतना टफ है, बट एक्चुअली इट इज नॉट टफ। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर वोल्टेज करंट कैलकुलेट करना था, तो ये सर्किट टाइम डोमेन में है ना। कैसे मालूम टाइम डोमेन में, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू फैरेड में है, वोल्टेज जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है। हमें इसमें सिर्फ ये करना था कि इसको एक फेजर डोमेन में चेंज कर लेते। फेजर डोमेन में कैसे चेंज करते, वी को लिख देते वी बार यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, स्मॉल आई को लिख देते कैपिटल आई बार यानी कि एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिस्टेंस एज इट इज रहता, कैपेसिटेंस की जगह एक्सी कैलकुलेट कर लेते और मल्टीप्लाई कर देते माइनस जे से। अब ये सर्किट को एक डीसी सर्किट की तरह ट्रीट कर लो एंड यू कैड हैव इजीली कैलकुलेटेड दिस करंट, है ना। सीरीज में दिख रहे हैं तो 5 प्लस माइनस जे एक्सी हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर इस तरह का कोई सर्किट आपका होता, ये टाइम डोमेन में सर्किट है, हमें कैसे मालूम, क्योंकि इंडक्टेंस जो है वो हेनरी में है, वोल्टेज फंक्शन ऑफ टाइम है, राइट। तो हम क्या करते, इसका फेजर डोमेन में सर्किट बनाते, वोल्टेज को हम लिखते थे वी एस बार कॉम्प्लेक्स नंबर, स्मॉल आई को लिखते कैपिटल आई बार अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिस्टेंस एज इट इज रहता, इंडक्टर की जगह उसका रिएक्टेंस लेते एक्सएल और उसको मल्टीप्लाई कर देते जे से। अब इस सर्किट को एक डीसी सर्किट जैसा ट्रीट करके जो भी पूछा गया होता वो कैलकुलेट कर लेते, राइट।
ये वाला सर्किट किस डोमेन में है? गुड, ये ऑलरेडी एक फेजर डोमेन में। हमें कैसे मालूम? देखो वोल्टेज लिखा हुआ है 20 एंगल -15, ये प्लस माइनस लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये डीसी है। आपने तो यहाँ देखना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब क्या है? 20 cos ऑफ -15 डिग्रीज प्लस j 20 साइन ऑफ -15 डिग्रीज, ये वोल्टेज है, सो इट इज इन वोल्ट्स, राइट? तो ये ऑलरेडी एक फेजर डोमेन में है सर्किट। तो आपसे सोर्स करंट पूछा गया, यानी कि आपसे ये वाला करंट पूछा गया। इंडक्टर, कैपेसिटर, उनके एक्सी जो है वो मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी माइनस जे से, और एक्सएल भी मल्टीप्लाइड है जे से। तो आपको जब ये पैरेलल में दिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक, क्योंकि एक सीरीज सर्किट की तरह ट्रीट करना है, तो आप इसको लिख सकते हो Z1, और ये क्या होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 जैसे होता था वैसे ही हो जाएगा। R1 की जगह -25J इंटू R2 की जगह 20J डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी कि -25J प्लस 20J ओम्स। तो ये Z1 इससे निकल जाता, फिर ये हमें सीरीज में दिखता 60 ओम्स के साथ, तो हम उनको ऐड कर देते और फिर हम करंट निकाल लेते, इतना आसान हो जाता सब कुछ, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व अ सर्किट इन फेजर डोमेन। तो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करो कि हो सकता है डायरेक्टली सर्किट फेजर डोमेन में ही दिया गया। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना प्लीज। तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अगर मैं क्लास में नहीं भी कर पाऊंगा तो आई विल शेयर सम वीडियो जिसमें मैं इसको सॉल्व करूंगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्तिक, डू यू हैव एनी डाउट ऑन दिस? लवप्रीत? No, sir. Good. Manik, are you there? No, sir. Yes, sir, I am here. Okay. Ria? Are you awake? Yes, sir. कोई डाउट आपको? No, sir. ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडक्टर को हम, रिएक्टेंस को हम J से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कैपेसिटेंस को हम -J से क्यों मल्टीप्लाई? सर यही मैं पूछने वाला था अभी आपसे। ओके, सो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हमें मालूम है कि इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में, ये मैं फटाफट बता रहा हूँ, बहुत कम टाइम है हमारे पास। इंडक्टर में क्या होता है, द वोल्टेज लीड्स द करंट, राइट? सो अगर इंडक्टर का वोल्टेज V है, VL बार है, तो करंट यहां बनना चाहिए IL बार बाय 90 डिग्रीज, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अब देखो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बार विच इज इक्वल टू 3 + 4J, मैं एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर लूं Z1 बार विच इज इक्वल टू J टाइम्स Z बार, तो वो क्या होगा, देखो J टाइम्स 3 + 4J एंड दिस इज इक्वल टू 3J - 4, यानी कि -4 + 3J। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाता हूं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स लेकर। सो 3 4, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा Z बार वो इस तरह का बनेगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 बार -4, रियल पार्ट इसका, इमेजिनरी पार्ट +3, वो यहां कहीं पे बनेगा। तो अगर आप देखोगे इनके बीच का एंगल तो वो आएगा 90 डिग्री। और मैग्नीट्यूड में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? दिस मैग्नीट्यूड विल बी 5 एंड दिस विल आल्सो बी 5। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद J, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो जाता है 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विदाउट एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। तो अब आपके पास ये एक इंडक्टर है जिसका रिएक्टेंस है XL और उसके थ्रू ये कॉम्प्लेक्स करंट फ्लो हो रहा है I। तो आप अगर आप लिख दोगे V = I × XL, तो क्या होगा? देखो मान लो ये है करंट I, मैं फेजर बना रहा हूं, ठीक है? अगर ये करंट I है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, आपने उस करंट को किससे मल्टीप्लाई किया? XL से, जो कि एक कांस्टेंट है। तो जो आपको नया फेजर मिल रहा है वो इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये रिलेशनशिप फुलफिल नहीं हो रहा है, V और I सेम फेज में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने XL की जगह लिखा
जे एक्सएल। तो अब आप वोल्टेज को क्या लिखोगे, आई इंटू जे एक्सएल, यानी आई इंटू एक्सएल टाइम्स जे। अब फेजर डायग्राम बनाओ। अगर मैंने एक्स एक्सिस में ले लिया करंट आई, तो आई एक्सएल इस डायरेक्शन में बनेगा, दिस इज आई इंटू एक्सएल। और अब आई एक्सएल को आपने क्या किया, जे से मल्टीप्लाई करके। और अभी भी मैंने क्या बताया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट हो जाता है। सो ये हो गया जे टाइम्स आई एक्सएल विच इज इक्वल टू वी एन। तो यहां पर ये रिलेशनशिप इज होल्डिंग ट्रू नाउ। इसीलिए हम एक्सएल को हमेशा जे से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक्सी को हम माइनस जे से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उस केस में वोल्टेज शुड लैग। तो हम जे की जगह माइनस जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस में वोल्टेज उसका वी से दिखाई दे। ठीक है। सो